आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा दोस्त विजय और मैं हम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाए कहाँ। 2-4 दिनों तक सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया क्यों ना किसी हिल स्टेशन पर चला जाए। और हमारे घर से जो सबसे नज़दीक हिल स्टेशन था वो था दार्जिलिंग। ना तो मैं कभी दार्जिलिंग गया था और ना ही विजय, जिस वजह से हमने वहीं जाने का फैसला किया। दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमें कोलकाता से जलपाईगुड़ी जाना था और जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। तो प्लान के मुताबिक हम दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले हम लोग जलपाईगुड़ी पहुँचे और वहाँ से ट्रेन पकड़कर सीधे दार्जिलिंग। हम दोनों जब दार्जिलिंग स्टेशन पर उतरे तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था और शायद हम दोनों के अलावा उस ट्रेन से भी स्टेशन पर कोई नहीं उतरा था। चारों तरफ खामोशी का धुआं सा फैला हुआ था। खैर, हमने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठ गए। घड़ी बता रही थी रात के 7:45 बज चुके हैं, मगर सुनसान माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तभी विजय ने मुझसे कहा, भाई यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है। इतना कहकर मैंने फिर से एक दफा पूरे स्टेशन का जायजा लिया, मगर सच में वहां कोई नहीं था। इतने में ही विजय बोला, चल बाहर निकल कर देखते हैं, कोई होटल वोटल मिले तो अच्छा है। विजय की बात सुनकर हम दोनों ने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर निकलने लगे। चलकर जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर का माहौल देखकर हम और भी ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि बाहर अंदर से भी ज़्यादा खामोशी पसरी हुई थी। दार्जिलिंग के बारे में अब तक मैंने जितना सुना था वैसा कुछ देखने को मिला नहीं था, जिस पर मैंने विजय से कहा, भाई ये दार्जिलिंग ही है ना? इस पर विजय ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ये दार्जिलिंग ही है। दरअसल आज ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हो सकता है कि आज कोई बाहर नहीं दिख रहा हो। विजय की बात में दम तो था, क्योंकि सच में उस रात ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। और हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, ऐसे में दार्जिलिंग में ठंड होना लाजमी ही था। खैर, हम दोनों ठंड को नज़रअंदाज करके किसी होटल वगैरह की तलाश में लग गए। स्टेशन के पास 1-2 होटल तो थे, मगर जब हम कमरा बुक करने के लिए होटल के अंदर गए तो पता चला कि सारे के सारे कमरे पहले से ही फुल हो रखे हैं। हमारी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ठंड में रात कैसे गुजरेगी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे। हो सकता है स्टेशन के पास के सारे होटल फुल हों और आगे जाकर हमें कोई खाली कमरा मिल जाए। यही सोचकर हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, मगर स्टेशन रोड से थोड़ा आगे जाते ही बड़े लंबे पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा, हम आगे बढ़ते रहे। अभी हम रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक काली रंग की टैक्सी खड़ी नजर आई। उस टैक्सी को देखते ही विजय ने मुझसे कहा, भाई ये टैक्सी वाले से पूछते हैं आसपास कोई होटल है या नहीं। अगर आसपास नहीं हुआ तो इसी को बोलेंगे हमें होटल तक छोड़ दे। विजय की ये बात मुझे ठीक लगी, लिहाजा हम दोनों चलकर उस टैक्सी के करीब गए
तो पाया कि टैक्सी के भीतर एक आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी बस यूं ही चुपचाप टैक्सी में बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस टैक्सी वाले से कहा, भैया यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? आवाज सुनकर वो टैक्सी वाला बिना मेरी ओर पलटे ही बोला, नहीं, आसपास कोई होटल नहीं है, जो है सब भरे पड़े हैं। उस टैक्सी वाले की बात सुनकर मेरे बगल में खड़े विजय ने उससे कहा, पर कोई तो होटल खाली होगा, आप जरा हमें वहां तक पहुंचा देंगे? दूर भी होगा तो चलेगा। विजय की बात सुनकर टैक्सी वाला कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठिए। इतना कहकर उसने गाड़ी के दरवाजों को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद विजय उसके बगल वाली सीट पर और मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। हमारे बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया और हम निकल पड़े किसी होटल की तलाश में। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में 7:45 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 8:45 बजे का। रास्ते पर हमारी टैक्सी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हमारी टैक्सी फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी, उस रास्ते को देखकर ऐसा तो कतई नहीं लग रहा था कि इस रास्ते पर कोई होटल मिल भी पाएगा। पर हम में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हम लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। कुछ देर तक हमारी टैक्सी ऐसे ही चलती रही, जिसके बाद टैक्सी एक बड़ी सी इमारत के पास रुकी। टैक्सी रुकते हुए उस आदमी ने कहा, आइए साहब उतरिए, ये रहा वो होटल। राहत की सांस लेते हुए मैं और विजय हम दोनों टैक्सी से नीचे उतरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चलते हुए उस होटल की तरफ जाने लगे। हालांकि उस वक्त वहां अंधेरा काफी घना था, पर चांद की धुंधली रोशनी में मैं उस होटल को थोड़ा बहुत देख पा रहा था। वो होटल बिल्कुल काला पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ कभी आग लगी हो। खैर मैंने कुछ कहा नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये होटल मिला है, अगर इससे भी कमरा नहीं मिला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर हम तीनों होटल के दरवाजे पर गए। होटल का दरवाज़ा बंद था। तभी टैक्सी ड्राइवर ने होटल के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा एकदम से खुल गया। हम तीनों चलकर होटल के अंदर दाखिल हुए। होटल के अंदर का भी नज़ारा बाहर के तरह ही था। सब कुछ जैसे जलकर काला पड़ गया हो। अभी मैं और विजय उस होटल को चारों तरफ से देख ही रहे थे कि तभी उस टैक्सी वाले ने कहा, साहब इस होटल के सारे कमरे खाली पड़े हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। ये होटल मेरा ही है और सबसे बड़ी बात, इस होटल में रहने के लिए आपको कोई किराया नहीं देना होगा। आप लोग मुफ्त में यहाँ रह सकते हैं। हालांकि अगर उस होटल का किराया होता तो भी हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और अब जब उस होटल का किराया नहीं है तब तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। लिहाजा हम दोनों पास ही के एक कमरे में चले गए और अपना सामान कमरे के एक कोने में रखकर पलंग पर पसर गए। मैं काफ़ी थका हुआ था, जिस वजह से धीरे धीरे अब मेरी आंख लगने लगी थी कि तभी मेरे दोस्त विजय ने मुझसे कहा, भाई तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर मैंने कहा, अजीब? क्या अजीब लगेगा? इस पर विजय बोला, ये होटल ये थोड़ा अजीब नहीं है? अभी विजय ने इतना कहा ही था कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंकते हुए उठकर बैठ गए। हम दोनों को लग रहा था कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर होगा। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोला, मगर हैरानी वाली बात
कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कि तभी मेरे कानों में एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हों। मैंने ये बात विजय को बताई तो उसे भी वो आवाज़ें आ रही थी, जिसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले और उस आवाज़ का पीछा करने लगे। उस आवाज़ का पीछा करते करते हम लोग एक कमरे के पास पहुँचे और जब उस कमरे के की होल से मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिनमें से किसी का पेट कटा हुआ था तो किसी के पैर नहीं थे और किसी की तो आंतें बाहर निकली हुई थी। उन सभी के चेहरे काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। विजय भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। हम लोगों को ये समझ आ चुका था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा हम लोगों ने उसी वक्त वहाँ से दौड़ लगा दी। भागकर हम लोग वहीं रुके जहाँ हमें 3-4 लोग नजर आए। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस होटल में लोगों को वो टैक्सी वाला बहला फुसला कर ले जाता था, जहां उन लोगों की किडनी, आंख वगैरह निकाल ली जाती थी और बाजार में बेचा जाता था और उन लोगों को जान से मार दिया जाता था। पर जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस टैक्सी वाले को तो मारा ही मारा और साथ ही साथ उस होटल को भी आग लगा दिया। कहते हैं कि तभी से उन लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और आज भी वो टैक्सी वाला लोगों को बहला फुसला कर उस होटल में ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। एक शाम हम 3 दोस्त, मैं, अजय और विकास, हम रोज की तरह ही गोपाल काका के चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे थे कि तभी बातों ही बातों में अजय ने कहा, अरे यार, सच में भूत होते हैं क्या? अजय की इस बात को सुनकर विकास जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर मैंने विकास से कहा, अरे यार, ऐसे हंसकर हमें किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने पीछे पलटकर देखा तो पीछे राकेश भैया थे। राकेश भैया उम्र में हमसे बड़े जरूर थे, मगर कभी कभी हमारे साथ बैठकर ही गप्पे लड़ाया करते थे। खैर, राकेश भैया ने एक चेयर खींची और हमारे साथ बैठ गए। पहले तो कुछ देर तक उन्होंने हमारी बातें सुनी और फिर चाय की एक चुस्की लेते हुए बोले, मैंने देखा है भूत। उनके मुंह से ये बात सुनकर पहले तो हम तीनों चुप हो गए। फिर विकास ने कहा, कहाँ और कब? हमें भी थोड़ा बताइए। जिस पर राकेश भैया ने बताना शुरू किया। एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जब फ़ोन उठाया तो पता चला कि मेरे मामा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मानो एक पल को मैं बेहोश सा होने लगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो अचानक उनको क्या हो गया? कारण पूछने पर पता चला कि कल रात उनको हार्ट अटैक आया था और उसी कारण बस उनकी मौत हो गई। मैं उस दुख भरी खबर को अपनी माँ को ना बोलकर पापा को कॉल किया और उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर पापा ने कहा, बेटा, मम्मी को अभी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तू अभी वहाँ के लिए निकल, मैं तेरी मम्मी को लेकर दूसरी ट्रेन से आता हूँ। दरअसल मेरे पापा अपने ऑफिस के चलते
2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और मेरी मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में अचानक ही उनको सब कुछ बता देना ठीक नहीं होगा, जिस कारण मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और एक बहाना करके मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं जब घर से निकला तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। घर से निकलकर मैं सीधे नज़दीकी रेलवे स्टेशन गया, जहां मुझे पता चला कि मामा के घर जाने वाली एक ट्रेन शाम 4 बजे है, जो मुझे रात के 9 बजे तक मामा घर के स्टेशन पर उतार देगी। लिहाजा मैंने और सोच विचार ना करके उसी ट्रेन का टिकट कटवा लिया और प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मेरे दिमाग में मामा जी का ही चेहरा और उनकी कही गई बातें ही दौड़ रही थीं। और ऐसा हो भी क्यों ना, मामा जी के मैं काफ़ी करीब था। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं भी एक सीट पकड़कर बैठ गया, जिसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक ट्रेन ने मुसाफिरों का इंतज़ार किया और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी। ट्रेन में मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। मैं इतना दुखी था कि ना तो मुझे जल्दी पहुंचने की हड़बड़ थी और ना ही लेट पहुंचने का गम। मगर ट्रेन ठीक 1 घंटा लेट यानी रात के 10 बजे मामा घर के स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही वहाँ का नज़ारा देखकर मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि वो स्टेशन पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही मेरे अलावा और कोई भी मुसाफिर स्टेशन पर नहीं उतरा था। मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे उस घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी उसी तरह का अंधेरा और सन्नाटे ने अपना डेरा जमाया हुआ था। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार ये तो एक गांव का ही इलाका है और मैं पहली बार रात वाली ट्रेन से आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। स्टेशन से मामा जी का घर करीब 7 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए हर बार की तरह ही इस बार भी किसी सवारी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसलिए मैं इधर उधर कोई रिक्शा ढूंढने लगा, मगर उस सुनसान रास्ते पर जहाँ तलक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तलक इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस सुनसान रास्ते को देखते ही मैं समझ गया कि मुझे कोई सवारी मिलने से रही, इसलिए मैं पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। पूरे रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया चांद से आ रही धुंधली रोशनी थी, जिसके सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा इस कदर छाया हुआ था कि मेरे चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे 3 लड़के बैठकर रोते हुए दिखे। उन तीनों को एक साथ बैठकर रोता हुआ देख मैं थोड़ा सहम गया कि भला ये तीनों लड़के इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर एक साथ बैठकर क्यों रो रहे हैं। खैर, पहले पहले तो मैंने सोचा कि मैं इन तीनों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मैं उनके रोने की आवाज़ को सुनकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाया और सीधे उनके पास जाकर उनसे कहा, क्या हो भाई, आप तीनों रो क्यों रहे हैं? मेरे पूछने पर कुछ देर तो वो तीनों चुपचाप थे। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मेरा एक दोस्त नदी में डूब गया है। उस लड़के की बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि भला जब इनका एक दोस्त नदी में डूब गया तो ये तीनों उसे बचाने के बजाय यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं। साथ ही मैंने एक बात पर गौर किया कि उन तीनों का शरीर पूरी तरह से भींगा हुआ था और साथ ही उनका शरीर काफ़ी फूला हुआ भी था।
अब मुझे थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, जिस कारण मैं उनके साथ ना जाकर घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो तीनों मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो तीनों ठीक मेरे पीछे ही थे, मगर अब उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उन तीनों का पूरा शरीर फूलकर सफ़ेद पड़ चुका था और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। डर के मारे मेरे पैर इतने कांप रहे थे कि मैं दौड़कर भाग तलक नहीं पा रहा था। किसी तरह से मैं हिम्मत जुटाकर भागना चाहा, मगर मेरे कांपते कदमों के कारण मैं वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गया, जिसके बाद वो तीनों मुझे घसीटते हुए जंगल के अंदर नदी की तरफ ले जाने लगे। मैं उन तीनों भूतों के आगे बेबस एक लाश की तरह घसीटता चला जा रहा था। कुछ दूर घसीटने के बाद वो लोग मुझे नदी के किनारे ले आए। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और वो भूत अब मुझे नदी में डुबाने ही वाले थे कि तभी अचानक ही वहाँ पर एक काली सी परछाई आ गई, जिसे देखकर वो तीनों भूत हवा में धुआं हो गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने सरपट घर की तरफ दौड़ लगा दी और अपने पैरों को सीधे घर पर ही रोका। फिर मुझे पता चला कि आज से कुछ दिन पहले 3 दोस्त उस नदी में नहाने गए थे। तभी किसी कारणवश उन तीनों की उस नदी में डूबकर मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा कभी कभी नदी के किनारे तो कभी उस रास्ते पर भटकती रहती है। मगर वो काली परछाई किसकी थी जिसने मेरी मदद की? कहीं वो काली परछाई मामा जी की तो नहीं थी? अगर हाँ, तो आज उन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।